Hello guys, welcome to Ajusambhav. So today we are starting with current affairs and our first part will be polity appointments and international relations. So there is an update that about 100 Kisan drone has been flagged off by Mr. Modi, Prime Minister Modi, in different cities and towns of India to spray pesticides in farm across India. As we know that in the budget for 2023, 2022 to 3, uh, Finance Minister Sitaraman has announced a major stimulus for the agriculture and farming sector, in which she also promised about technology equipments to help the farmers. That's why this is just an example of the same. Along with stimulus, this technological advancement has also been provided. So it is mainly emphasizing on the usage of technology and how it can help. It can help in assessment of crop, like types of crop. If some damage has been done to crops, then it can also be assessed rightly. And digitization of land records, as it is in trend now that every state government is trying to digitalize the land records so that the disputes related to lands minimized. It can also be helpful in spraying of insecticides and nutrients. Okay, so बेसिकली यही है इसमें कि 100 किसान ड्रोन पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किए हैं, मतलब उन्होंने उनको उड़ाया है. यू कैन अंडरस्टैंड जिस तरह से उनको यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजिकली. और 2022 और 3 का जो बजट है, जो अभी रिसेंट बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, उसमें भी टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज़ करने की बात हुई थी. तो उसी से रिलेटेड ये है. और ये हेल्प कैसे करेगा ड्रोन? एक तो ये असेसमेंट में करेगा, क्रॉप असेसमेंट में. डिजिटाइजेशन में करेगा. डिजिटाइजेशन मतलब कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि कैमरा यूज़ करके अच्छे से डिजिटाइजेशन हो सकता है ना, ये लैंड उसका है ऐसे. एंड ड्रोन के यूज से स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है. सो जो मैनुअल लेबर है उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, मशीन्स की भी ज़रूरत कम पड़ेगी. सो इस ही विज़न के साथ ये किया गया है. अब एक नया हमारे पास टॉपिक है जल जीवन मिशन का. अब ये क्यों है? ये अब आज का टॉपिक तो है नहीं. इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 and with the mission of providing 55 liters water per day through tape means tape water connection, okay, to every household in rural India. So ये मिशन था इसका. एंड उसी मिशन को मतलब आगे बढ़ाते हुए अराउंड 100 डिस्ट्रिक्ट्स ने, जो कंट्रीज हैं, उन्होंने प्रोवाइड भी करा दिया है. सो इट हैज़ सक्सीडेड इन प्रोवाइडिंग वाटर थ्रू टेप्स in 100 districts. And Chamba in the Himachal Pradesh, it is a state of Himachal, district of Himachal Pradesh, and it has become the 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट. तो ये 100 डिस्ट्रिक्ट है. अब इसमें जो मेन है समझने के लिए, एक तो ये 55 लीटर्स वाटर होगा पर डे पर पर्सन. एंड एवरी रूरल हाउस होल्ड. ये जो जल जीवन मिशन है ये रूरल हाउस होल्ड्स के लिए है, तो अर्बन के लिए अलग मिशन रहेगा. एंड जो मिनिस्ट्री है जिसकी सुपरविजन में इट हैज़ बीन कैरीड आउट, वो जल शक्ति मिनिस्ट्री रहेगी. एंड यही है वाटर. इसमें काफ़ी और भी फंक्शंस हैं, ये नहीं सिर्फ वाटर को प्रोवाइड है. अब प्रोवाइड कैसे करेंगे? वाटर चाहिए भी तो उसके लिए. सो उसमें प्रोविजंस है कि उसकी जो वाटर है उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है. एंड जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं उनकी ऑगमेंटेशन, मतलब उनको और इम्प्रूव किया जाएगा. उसमें अगर पॉल्यूटेड है, कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको निकाला जाएगा. एंड कंजर्वेशन भी वाटर की जाएगी थ्रू वाटर कंजर्वेशन मेथड्स. एंड इसमें एक फ़ंड शेयरिंग पैटर्न भी है. कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें आपको ये नोटिस रखना चाहिए कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ फंड शेयरिंग. फॉर एग्जांपल, इफ़ देर आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स, then 90% of the fund sharing, 90% of fund will be provided by central government, that is union government, and 10% will be provided by state government. And in the case of other states, 50-50 will be the pattern for fund sharing. Like 50% will be provided by central government and 50% by state government. And why so? Because uh, state eastern states and Himalayan states are not that much economically well off. That's why they are provided certain subsidies, certain privileges. तो फंड शेयरिंग का जो पैटर्न है वो सेंटर 90% और स्टेट 10% देंगे हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और 50-50 रहेगा अदर स्टेट के केसेस में. एंड अगर यूनियन टेरिटरी है तो 100% रहेगा. जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है. 55 लीटर्स पर डे प्रोवाइड करवाने का प्लान रहेगा. इम्प्लीमेंटेशन का आप देख सकते हैं किस तरह से होगा. पानी समिति से बनेंगी, उसमें 10-15 गाँव के लोग होंगे, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा.
एंड जो समिति बनेगी उसमें एटलीस्ट 50% वुमेन मेंबर्स होंगे। अब इसमें एक तरह से वुमेन रिजर्वेशन है तो ये ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है ये पॉइंट बन के आ जाए। और जो वर्कर्स होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक्रेडिटेड सोशल एंड हेल्थ वर्कर्स, आंगनबाड़ी टीचर्स एंड जो वन टाइम वन विलेज एक्शन प्लान होगा, सो दैट उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसमें इतना ही रहेगा आज के अपडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2027। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए न्यू स्कीम। गवर्नमेंट ने एक स्कीम अभी अनाउंस की है, अप्रूव भी की है, दैट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2027। अब जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो ये है कि नॉट ओनली टू इम्पार्ट फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब सिर्फ लिटरेट करना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना सिखाना या फिर पढ़ना सिखाना इसका मोटिव नहीं है, बट ऑल्सो टू कवर अदर कॉम्पोनेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर सिटीजन ऑफ द 21st सेंचुरी। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, एंड अदर जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसके भी बारे में मतलब ये प्रोग्राम कवर करेगा। फर्दर गवर्नमेंट हैज़ नाउ रिप्लेस द टर्म एडल्ट एजुकेशन एज एजुकेशन फॉर ऑल इन द कंट्री। एडवांस्ड सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ठीक है, ये लॉन्च हुई है। अब इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, यहाँ पे कई सारे वर्ड्स यूज़ हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सुपरसोनिक समझ लो। जो भी सुपरसोनिक होगी मतलब सुपरसोनिक एक स्पीड का होता है, अगर कोई भी चीज़ साउंड की स्पीड से तेज ट्रैवल कर रही है, इफ इट इज़ ट्रैवलिंग फास्टर देन साउंड, देन इट इज़ सुपरसोनिक। ओके, ये साउंड है, इमेजिन करिए यहाँ से किसी ने आवाज़ दी इस पॉइंट ऑफ सेंटर से, एंड वो इस एक्स टाइम में पहुँचता है, बट जो मिसाइल है वो इवन उससे भी जल्दी पहुँच जाती है। तो यू कैन इमेजिन साउंड की स्पीड काफ़ी होती है। ओके, बट अगर उससे ज़्यादा स्पीड है फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साउंड से, तो ये सुपरसोनिक होगा, एंड अगर इससे कम है तो सबसोनिक। अब जो सुपरसोनिक है वो 1 मैक होता है, स्पीड को इस तरह से नाम लेते हैं 1 मैक, नॉट लाइक कि किलोमीटर प्रति आवर, उस टाइप से नहीं, इट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। एंड अगर ये 1 मैक इससे भी ज़्यादा मैक्सिमाइज स्पीड पे होता है, फॉर एग्जांपल 5 मैक, तो कितना हो जाएगा? वो हाइपरसोनिक हो जाएगा। ये अब हाइपर एक्टिविटी में आ गया, अब हाइपरसोनिक हो गया है। सो ये तो आपको बता दिया है सुपरसोनिक का। ना वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अब क्रूज मिसाइल में और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इनका भी एक डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। अब क्रूज मिसाइल क्या होती है? वो गाइडेड मिसाइल होती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड टिल द एंड, टिल इट्स हिट इट्स टारगेट, इट इज़ गाइडेड, इट हैज़ प्रोपल्सन एंड it is designed to hit a precise target. Okay, like if I have launched this missile from here, यहाँ से मैंने मिसाइल लॉन्च की है, तो मेरा एक टारगेट बिल्कुल प्रिसाइज है कि मैंने यहाँ पे इसको मारना है। एंड सेल्फ प्रोपल्शन का होता है इसमें, खुद इसके अंदर इंजन होता है, फ्यूल यूज़ होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल इसमें मोटर गाइडेड रहेगी ये। ओके, कंट्रोल में रहेगी, एंड देन यहाँ पे हिट कर देगी। अब यही अगर एग्जांपल आप लेंगे बैलिस्टिक मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है? कुछ स्टेज तक उसमें फ्यूल यूज़ होता है, गाइडेड होती है, बट उसके बाद वो अगर एक टाइम पर्टिकुलर स्पेस पहुँचने के बाद अब वो ग्रेविटी जो है और वेलोसिटी है उसकी, इनिशियल जो वेलोसिटी रही है, एंड जो कोरोलिसिस फोर्सेज है, अर्थ की फोर्सेज हैं, एयर प्रेशर है, उस सब के कैलकुलेशन के बाद वो एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करेगी। ओके, मतलब ये कोई प्रिसाइज टारगेट को हिट नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक कैलकुलेटेड टारगेट अगर आप लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, या फिर कई सारे वॉर हेड्स हैं, बॉम्ब्स हैं, या फिर कुछ और है वॉर हेड्स, वो डालने हैं, तो ऐसे केसेस में। बट अगर आप यहाँ पे क्रूज मिसाइल यूज़ करेंगे देन इट इज़ यूज टू हिट अ प्रिसाइज टारगेट। ओके, अब जैसे अगर न्यूक्लियर वॉर हेड ही लेके जा रहे हैं तो ये सही रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियर आप कहीं भी डालिए ऑलमोस्ट हो जाएगा जितना आपको डैमेज देना है। बट इफ़ यू आर यूजिंग कन्वेंशनल वॉर हेड्स देन आपको ये क्रूज मिसाइल यूज़ करनी होगी, बिकॉज यू हैव टू हिट ए स्पेसिफिक टारगेट। इसकी रेंज भी ज़्यादा होती है, बैलिस्टिक की, क्रूज की कम रेंज होती है। सो इतना सफिशिएंट है। इसकी और वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे वो भी पड़ी है, मिसाइल्स के बारे में, पूरा इंडियन मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, और ये अपडेट पढ़ लेते हैं। सॉरी, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फाइड नेवल वेरिएंट ऑफ द नेवल वेरिएंट। अब इसमें तीनों वेरिएंट है, एयर,
नेवल एंड लैंड। ठीक है, तो इसमें तीनों वेरिएंट हैं। और इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जो करी है इन्होंने, नेवल मतलब जो नेवी के पास होती है, फ्रॉम वाटर टू एयर या वाटर टू लैंड, सी टू एयर और सी टू लैंड, उस तरह का इसका रहेगा। एंड इंडियन नेवी के पास ये है, तो इसका न्यू वेरिएंट लॉन्च हो गया, तो इसलिए मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बता दिया है। और टेस्टेड ये INS विशाखापट्टनम में हुई थी। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिल्ली के जो क्लासरूम अभी अपडेट हुए हैं, अराउंड 12,430 स्मार्ट क्लासरूम्स जो अभी ओपन किए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, उनके रिगार्डिंग है। तो एक अपडेट थी, तो इसलिए आई हैव इंक्लूडेड इट इन दिस करंट अफेयर प्रोग्राम, अदरवाइज you can ignore it. So let's move on to next question. Rajnish Sheth IPS Rajnish Sheth IPS बैच के थे, एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू DG ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के न्यू DG भी बने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसी भी स्टेट के DGP अगर जो रिसेंटली बने हैं और कोई आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं और तो रेडी रहिए, इट कैन बी आस्क्ड। ओके, तो ये महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। CM उद्धव ठाकरे हैं एंड गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इस कुछ फेमस टेम्पल हैं जैसे त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, भीमाशंकर टेम्पल एंड कृष्णेश्वर टेम्पल। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो गाइज वी हैव इकोनॉमी पार्ट नाउ, एंड द वेरी फर्स्ट अपडेट इज नेपाल इज द फर्स्ट कंट्री विच हैज़ adopted इंडियाज UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो UPI है हम यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए, फ़ोनपे, गूगल पे एंड अदर जो भी UPI ऐप्स हैं, वो नेपाल में भी अब एप्लीकेबल रहेगा। सो नेपाल इज़ ऑल्सो यूजिंग UPI फ्रॉम, एंड इट इज़ फर्स्ट एंड ओनली कंट्री अदर देन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर कि वन वर्ड में ये क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। With a motive to tackle issues such as poverty, unemployment and social injustice, World Day of Social Justice is being observed globally on 20th Feb। तो 20 Feb को ये डे ऑब्जर्व होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और जो थीम है इसकी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। द थीम ऑफ दिस ईयर इज अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये बता दिया आपको। नाउ अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये नेशनल हाइड्रोजन जो पॉलिसी है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग है। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी है वो लॉन्च कर दी है। और उसके थ्रू क्या बेनिफिट, अगर देखिए पॉलिसी लॉन्च की है तो देयर मस्ट बी सम प्रोविजंस, देयर मस्ट बी सम बेनिफिट्स, देयर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो जो जरूरी है वो हम कर लेंगे। सो इसके अंदर क्या है कि कोई एंटाइटी है, इफ़ देयर इज सम एंटाइटी एंड इट वांट टू सेट अप अ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मतलब कोई अगर वो अपना एक सेटअप करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, देन कंट्री में वो कहीं भी लगाएं, दे विल बी प्रोवाइडेड विद ओपन एक्सेस, फ्री स्टोरेज फॉर 30 days एंड फ्री ट्रांसमिशन इफ़ द फैसिलिटी इज सेटअप बिफोर 2025। तो ये फर्स्ट फेज़ है, इसमें अभी इतना ही बेसिकली दिया है। और ये हाइड्रोजन पॉलिसी क्यों इंडिया के लिए यूज़फुल रहेगी? देखिए इंडिया का जो फ्यूल है, डिपेंडेंसी है, वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 80% ऑफ जो हमारे ऑयल हैं, मतलब जो भी हम पेट्रोल, डीजल या अदर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, अबाउट 85% इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, एंड 53% जो गैसेज हैं इन एनी फॉर्म, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई अगर हाइड्रोजन से हम हाइड्रोजन फ्यूल को हम यूज़ कर पाते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल कैपेबल हम आगे अपने डिवाइस बना पाते हैं या फिर मोटर्स बना पाते हैं, इक्विपमेंट्स बना पाते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड फॉर क्लीनर एनर्जी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी भी है। अब बैकग्राउंड यही है इसका, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, अंडर विच इन्होंने क्या था कि हम अडॉप्ट करेंगे, वी विल अडॉप्ट टेक्नोलॉजी क्लीनर एनर्जीज इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो जो इनका मिशन था नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसमें यही था कि हाइड्रोजन को एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ किया जाएगा, और जो अभी हम राइट नाउ प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करके, सो दैट क्लीनर एनर्जी यूज़ हो सके। अभी भी जो हाइड्रोजन है, नॉट ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन है, वो अभी भी यूज़ होता है कुछ रिफाइनरीज में,
ठीक है, एंड कुछ स्टील प्लांट्स में भी, बट जो उसका बायो प्रोडक्ट है वो स्टिल हाइड्रोजन है, स्टिल पॉल्यूटेंट गैसेज हैं, दैट्स वाई वो इतना एफिशिएंट नहीं है। सो ग्रीन हाइड्रोजन पे अब ज़्यादा फोकस है, और ये बता देते हैं आपको कैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन। ये वाटर को आपको पता है H2 होता है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का सिंगल। सो जब इसको वाटर को सेपरेट करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा सेपरेट में, एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो तब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। अब इसमें होता क्या है कि ये होता किससे, प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर उस सिस्टम को कहते हैं जिससे ये होता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस फॉलो करता है एंड देन स्प्लिट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइजर होगा वो भी इवन ग्रीनर जो एनर्जीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं उनसे ही ऑपरेट किया जाएगा, लाइक सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, इन सच फॉर्म, ठीक है। एंड हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बोथ फ्यूल सेल एंड इंटरनल कंबंशन इंजन्स। अब ये हाइड्रोजन जो है ये इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी जो इंटरनल कंबंशन इंजन्स हैं वो पेट्रोल और ऑक्सीजन के प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, नॉट पेट्रोल एनी ऑयल दैट इज़ राइटली इनफ्लेमेबल। तो अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे तो इसको भी हम जो इंटरनल कंबशन इंजन्स है उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम जैसे कि पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं तो उसका आप देखते हैं पॉल्यूशन काफ़ी सारी गैसेज वो निकालता है, कार्बन छोड़ता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर है, PM है, पर्टिकुलर मैटर, तो उससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है। बट अगर हाइड्रोजन यूज़ होगा तो इसका तो कोई बाय प्रोडक्ट ही नहीं है, मतलब बाय प्रोडक्ट इन द सेंस अगर हाइड्रोजन सेपरेट हो गया तो ये इसने इन द एंड छोड़ना क्या है, वाटर। जब सेपरेट होने के बाद वाटर ही बचेगा, हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा, सो पॉल्यूशन नहीं होगा। दैट्स वाई ग्रीन एनर्जी की तरफ इस हाइड्रोजन की तरफ बढ़ा जा रहा है। ओके, अब हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट। अब पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, मैं आपको स्लाइड में दिखा भी देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आई होप आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड को। तो इसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हाइड्रोजन है वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट है। एंड ये स्लाइड भी आप देख सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है दैट एन इलेक्ट्रोलाइजर इज अ सिस्टम दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू द एनोड, ओके, ये देखिए यहाँ पे एनोड, एंड कैथोड अक्रॉस द प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, PEM, and causes the water H2O to split into component molecules hydrogen H2 and oxygen O2। तो इसका यही बताया कि इस प्रोसेस किस तरह से, इसमें आप इस जो स्लाइड्स में देख सकते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है कि वाटर का सेपरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, और जो एनोड एंड कैथोड है उसको प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के अक्रॉस यूज़ किया जाता है, सो जिससे कि वाटर सेपरेट हो जाता है एंड कंपोनेंट बन के जो निकलता है वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट, ये अभी आपने टेबल में भी देख लिया। एंड सिंस द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ लेस देन एयर, तो ये एटमॉस्फेयर में नहीं होता है क्योंकि जो इसकी प्योर फॉर्म है वो नहीं मिलती है, बिकॉज इट राइजेज इन द एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ देयर फॉर रेयरली फाउंड इन द प्योर फॉर्म। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, हाइड्रोजन इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, कलरलेस एंड हाईली कंबस्टिबल डायटोमिक गैस। एक गैस है जो कि हाईली कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है, बट इट हैज़ नो कलर, नो टेस्ट, नो ऑर्डर, सो स्टिल इट इज़ very dangerous because neither it has odor, neither it has taste, neither it has color. You cannot see it, you cannot taste it, you cannot feel it. So okay, next is hydrogen fuel is zero emission fuel। zero emission मतलब नो, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। एमिट ये जो भी करता है वो जीरो एमिशन है, मतलब कुछ भी इसके जैसे पेट्रोल या डीजल आप जब उसको यूज़ करते हैं देन देयर इज एमिशन ऑफ मैनी पॉल्यूटेंट्स, बट नॉट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। It can be used in fuel cells or internal combustion engine. It is also used as a fuel or spacecraft propulsion। इस spacecraft में भी यूज़ होता है ऑलरेडी। एंड इंटरनल कंबशन इंजन जो कार्स के या बाइक के इंजन होते हैं उनमें भी हो सकता है, और फ्यूल सेल के थ्रू भी जैसे भी से यूज़ किया जा सकता है। अब टाइप्स हैं इसके, वो पढ़ने इंपॉर्टेंट है। टाइप में आ जाएगा, ग्रे आ जाएगा, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन से हम कंसर्न है, ये समझ लिया हमने कैसे बनेगा। बाय प्रोडक्ट सिर्फ वाटर एंड वाटर वेपर है,
ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि इंडिया की जो बल्क प्रोडक्शन है वो ग्रे हाइड्रोजन की है, सॉरी, एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जैसे कि फॉसिल फ्यूल से नेचुरल गैस है, तो बाय प्रोडक्ट CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे होगा, इट इज स्टिल अ पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट इज ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या है? इट इज सोर्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, अगेन बाय प्रोडक्ट इज अगेन CO एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड and carbon oxide, sorry, and bioproducts are captured and stored so better than grey hydrogen। तो इसके जो बायो प्रोडक्ट होंगे जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो कैप्चर और स्टोर किए जाते हैं। कैप्चर और स्टोर कहाँ किए जाते हैं? इमेजिन करिए पिट्स बनाई जाती हैं, ये ज़मीन है, लैंड है, इसको खोद के यहाँ पे पिट्स बनाई जाती हैं और इसका जो बायो प्रोडक्ट है वो यहाँ यूज़ होता है। तो जो कार्बन है उसको यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन इन फ्यूचर in some good form and it does not pollute the environment। okay, now green hydrogen हम पढ़ चुके हैं, ये वाटर और हाइड्रोजन को स्प्लिट करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके बनाया जाएगा। सो ये तीन हैं, इनको याद रखिए, कहीं भी क्वेश्चन इनका स्टक हो सकता है बड़ा इजीली। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। अब ये स्टेप है टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी, जैसे कि इंडिया ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की कसम खाई है। COP26 में भी अभी आपने देखा होगा इंडिया ने बताया था कि हम अपने जो जीरो कार्बन या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी का जो ड्रीम है, विजन है, उसको 2070 तक कंप्लीट कर लेंगे। अब कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं कि हम कार्बन प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जितना हम कार्बन प्रोडक्शन करेंगे उसको उतना ही स्टोर कर लेंगे या फिर उसको कंज्यूम कर लेंगे। कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ इतना ट्री लगाएंगे या फिर कार्बन रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे या कार्बन स्टोरेज सिस्टम करेंगे सो दैट वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। अब पॉलिसी चैलेंजेस हैं इसमें कुछ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडस्ट्री फॉर यूजिंग हाइड्रोजन कमर्शियल इज द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्रीन और ब्लू का हाइड्रोजन। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अगर कार्बन स्टोर करना है तो आपको लैंड भी चाहिए, ठीक है, इसका जो सेटअप लगाना है उसमें कॉस्ट इनपुट भी बहुत ज़्यादा है, और अभी नया प्रोग्राम कोई भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिस्क फैक्टर रहता ही है। और जो इसकी टेक्नोलॉजी है अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, वो भी बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे है, तो इस टाइम अभी मतलब कुछ कहना या फिर इसका इतना अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। तो ये कुछ हैं इसके प्रॉब्लम्स, जो कि इंडिया जैसी एक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए इसको अफोर्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाज़ बिगेस्ट बायो CNG प्लांट गोवर्धन इन MP's इंदौर। ये PM नरेंद्र मोदी जी ने बायो CNG प्लांट है जो गोवर्धन का, उसे मध्य प्रदेश के इंदौर में ओपन किया है, इनॉग्रेट किया है। एंड द बायो CNG प्लांट हैज़ बीन सेटअप बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन इन इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी। और जो क्लीनेस्ट सिटी है उसमें जो इंदौर में किया है। एंड मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। CM है शिवराज चौहान, गवर्नर है छगन भाई सॉरी। एंड भीमबेटका केव्स, बुद्धिस्ट मोनुमेंट एंड सांची, खजुराहो टेम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल्स तो कई बार क्वेश्चन में आ भी चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ये एक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपडेट है। एक्यूरेट वैल्यू ऑफ प्लूटोस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स सरफेस, ये डिस्कवर हो गया है। एक इंटरनेशनल टीम है साइंटिस्ट की, इंक्लूडिंग मेंबर्स फ्रॉम आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरिस, हैव ड्राइव द एग्रेट वैल्यू ऑफ प्लूटोस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स सरफेस। जो सरफेस है प्लूटो के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो जो प्रेशर है वो 80,000 टाइम्स लेस है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन सी लेवल ऑन अर्थ। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि वी आर ऑन अर्थ, जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ, इसने एक प्रेशर बनाया हुआ है हमारे ऊपर, जो हम फील नहीं कर पाते हैं, बट इट इज़ स्टिल हेयर। तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कितना है, जैसे अर्थ पे कुछ होगा, उसी के कंपैरिजन में अगर उसको कंपेयर करें तो इसमें प्लूटो पे वो 80,000 लेसर है। सो अगर आप वहाँ पे चलेंगे तो यू कैन नॉट इवन बैलेंस योर सेल्फ। तो इस कंटेक्स्ट में आप समझिए। ओके, तो ये अपडेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं।